अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। मैम वो ज़रा वो मैम हेलो, ये वो मैंने कहना था कि मुझे वो खोल दें टेस्ट। वालेकुम अस्सलाम अफसा बेटी, कैसी हैं आप? कशफ नसीर वालेकुम अस्सलाम, रज़िया वालेकुम अस्सलाम। ये क्या आगे से बना दिया? अच्छा ए ओ सर वालेकुम अस्सलाम मुनीब। यार बच्चों, आज जो बात करनी है दैट इज़ ऑन डिस्कशन ऑफ FLP। 2-1 मिनट तक करते हैं, तब तक टेस्ट भी मेरे सामने खुल जाएगा और बच्चों की ज़रा स्ट्रेंथ भी पूरी हो जाएगी। हबीबा वालेकुम अस्सलाम, तैयबा वालेकुम अस्सलाम, सानिया बेटी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आई एम फाइन, आप कैसी हैं बेटी? लीशा बेटी वालेकुम अस्सलाम, आमना बेटी वालेकुम अस्सलाम। लेकिन 21 बच्चे हो गए, आप लोग साथ हैं। बात शुरू करूं, डिस्कशन शुरू करूं, सुनेंगे सारे। पहले डिस्कशन शुरू करने से पहले ज़रा मुझे ये बताएं कि हाउ वाज द टेस्ट, व्हाट आर योर व्यूज़ रिगार्डिंग टेस्ट, वाज इट इजी, डिफ़िकल्ट, आपके मार्क्स कितने आए? टेस्ट हैज़ बीन अपलोडेड, टेस्ट हैज़ बीन अपलोडेड, अपलोड हो चुका है। सो यू कैन गो देयर, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, और इफ़ इट इज़ नॉट अपलोडेड तो यू कैन गो, यू कैन क्लिक ऑन द टेस्ट, आपके सामने दोबारा खुल जाएगा। आयशा वालेकुम अस्सलाम, हलीमा वालेकुम अस्सलाम, शिराज वालेकुम अस्सलाम, और ऊपर कौन था? अरफा। आप भी ज़रा मुझे बताइए कि हाउ इज़ द टेस्ट, हाउ इज़ योर व्यूज़ रिगार्डिंग टेस्ट, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। 26 बच्चे हमारे साथ हो गए। वालेकुम अस्सलाम, AOA बीम, WAOA बीम, U2 बख्तावर वालेकुम अस्सलाम बेटी। हबीबा एजी था, चलें हबीबा, अच्छा लगा सुन के। बाकी भी ज़रा थोड़ी सी फीडबैक दे दें। थोड़ा बोंगा था कैन यू डिफाइन बोंगा? रनाद हार्ड, चलें, इट इज़ अ गुड विप। सलाम ताज़ीम वालेकुम अस्सलाम, सानिया अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, दानिया AOA सर वालेकुम अस्सलाम, WA वालेकुम अस्सलाम, दानिया बेटी। बच्चों की ज़रा तादाद बड़ी स्लो आ रही है, मैं ज़रा बच्चों का भी वेट कर रहा हूँ कि थोड़े से ज़रा आ जाएँ, फिर मैं अपनी बात को ट्रैक पे डाल के शुरू करूँ। सही था, बस सही बार ठीक हो गए। दानिया हाउ वाज द टेस्ट? सारे टेस्ट इजी प्लस कॉन्सेप्चुअल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम ईशा आयशा, हाउ वाज द टेस्ट? बोंगा मीन पोला, व्हाट डज बोंगा एंड पोला मीन्स, दोनों का मतलब क्या होता है? जी बेटी ईशा, जी बेटी। सर बहुत था अली, बाद आ जा सर, मैंने किया लेकिन वो सबमिट नहीं हो सका ड्यू टू नेट प्रॉब्लम। यस, 1-2 बच्चों ने मुझे पहले भी बताया सबमिट होने का इशू नेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसे होता है कि जब टेस्ट हो रहा हो, जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं एंड उसी टाइम पर नेट बंद हुआ होता है, नेट में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आई होती है जिसकी वजह से सबमिट नहीं हो पाता। और कशफ नसीर कहती हैं ठीक था, ओके। लें जी, 40 स्टूडेंट्स हो गए, 2 मोर स्टूडेंट्स देन वी विल गो, देन वी विल स्टार्ट। फिर हम शुरू करेंगे अपनी बात को आगे लेके चलेंगे। वी हैव 3 मिनट्स डन, वी हैव गॉट 6 मिनट्स डन, 6 मिनट्स गुजर गए। बोंगा मीन्स कमला, बोंगा तो पागल, मज़े का था टेस्ट। चलें जी, अच्छी बात है। लें जी, लेट्स सी कि टेस्ट बोंगा था या नहीं था, अच्छा था कि नहीं था। मैं साथ साथ जो है आप लोगों के कमेंट्स भी देखता जाऊंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। पहला जो है MCQs पढ़ने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, आई एम फाइन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग फॉर द कंसर्न। उम्मीद है आप भी बखैरियत से होंगी। लेकिन जी, पहला सवाल यह कहता है कि एक बॉल जो है दैट इज़ फॉलिंग वर्टिकली, फॉलिंग फ्रीली, अगर उस बॉल का रेडियस R है और अगर रेडियस डबल कर दिया जाए तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? फॉर रेडियस ऑफ अ फॉलिंग स्फीयर इज डबल देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम। देखिए, इसलिए मैंने रिलेशन आपको बताया था कि भाई 2 रिलेशन थे, V इज़ प्रोपोर्शनल टू M, V इज़ प्रोपोर्शनल टू R²। सो भाई क्योंकि रेडियस डबल किया जा रहा है, सो नाउ द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम्स 4 टाइम्स द ओल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि जब R का स्क्वायर लूंगा तो 2R का स्क्वायर बोले तो 4R², राइट? शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी। ईशा हाउ आर यू? सर अच्छा था, लीजा ने कहा। तैयबा 4, शाबाश तैयबा। आगे चलते कहते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग याद रखिएगा बच्चों, यूनिफॉर्म कोई भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, यूनिफॉर्म बोले तो रेगुलर ऑब्जेक्ट हो, तो रेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हमेशा उस बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में होता है। कोई भी बॉडी हो, फॉर एग्जांपल स्क्वायर सेंटर में है, कोई भी यूनिफॉर्म शेप है ना, जो आपने शेप्स पढ़ी हुई है, उन शेप्स में सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी इन द सेंटर। हाँ, जो नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज हैं
इरेगुलर बॉडीज हैं उनका सेंटर ऑफ मास बचपन में छोटे होते 9th क्लास में फाइंड किया था, चैप्टर नंबर 4 में शायद, जहां पे आप कहते थे बाय यूजिंग अ प्लम्ब लाइन मेथड को इस्तेमाल करते हुए प्लम्ब लाइन लटकाई, लाइन लगाई, दूसरी जगह पे प्लम्ब लाइन लटकाई, लाइन लगाई, तीसरी जगह पे प्लम्ब लाइन लटकाई, लाइन लगाई, जहाँ पे तीनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये इरेगुलर बॉडी का, रेगुलर बॉडी का हमेशा सेंटर में होता है। सो भाईजान यहाँ पे एट सेंटर्स का जवाब आ गया। अ बॉल टाइड टू द स्ट्रिंग इज swung horizontal in a horizontal circle that the tension in the string is maximum at। याद होगा आपको, मैंने आपको वर्टिकल सर्कल पे थोड़ा सा बताया था, वर्टिकल सर्कल के 3 पॉइंट्स बताया था, लोएस्ट, हाईएस्ट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। अब ये वर्टिकल सर्कल नहीं है, ये कह रहे हॉरिजॉन्टल सर्कल है। हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं। हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉडी यूं घूम रही है और हर पॉइंट पे मैंने वहां पे जुमला बोला था, नहीं अगर बोला था तो अभी लिख लें। हॉरिजॉन्टल सर्कल में हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल होती है, हर पॉइंट पे टेंशन होती है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि अगर आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, वर्टिकल बोले तो ऐसे घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बोले तो ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे अगर किसी बॉडी को घुमा रहे हैं तो सिर्फ टेंशन एक ही चीज की वजह से होती है, दैट इज द आउटवर्ड फोर्स हैज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r, द सिस्टर फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बट इट इज आउटवर्ड। आपके कमेंट्स तो मैं देख नहीं रहा। ओहो, बच्चे तो आज मेरे एट द सेंटर, ओए क्या बात है, आज तो बच्चे मेरे करंट में हैं भाई, शाबाश। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, सवाल किधर गया, चौथा सवाल। ये सवाल मेरा पसंदीदा सवाल है। इस सवाल में ऑप्शन थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन सवाल देखिए किधर, ऑप्शन मुझे करेक्ट करनी याद नहीं रही। सवाल मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि इसमें ऑप्शन का इशू, लेकिन उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छा लगेगा। सवाल है द मैन ऑफ मास 100 किलोग्राम इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, द फोर्स ऑन द मैन व्हेन द एलिवेटर इज गोइंग अप। तो भाई सुनो जरा इस सवाल को करना कैसे। अब यहाँ पे बच्चे ना गलती ये करते हैं, वो समझते हैं कि शायद हमसे टेंशन पूछी जा रही है। टेंशन बोले तो अपेरेंट वेट नहीं पूछा जा रहा। वो कहते हैं कि ये शख्स, ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर में मौजूद वो शख्स है और एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको पता है इसकी टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। टेंशन अपेरेंट वेट को कहते हैं। वो तो ये पूछ नहीं रहा, वो तो पूछ रहा भाई इस शख्स पे फोर्स कितनी लग रही है। फोर्स बोले तो नेट फोर्स कितनी लग रही है भाईजान। नेट फोर्स इज F इज इक्वल टू ma, mass is 100, A is 4, so almost 400 Newton was the answer. Since 400 was not there, so you have to put 490. यहाँ पे नेट फोर्स का पूछा जा रहा है। अगर वो टेंशन कहता तो अपेरेंट वेट बताना था, अगर वेट कहता तो वेट mg से लगाना था। बैटरी, ओके बैटरी चेंज कर देते हैं जी। अभी जब तक बैटरी में जान है और तो तब तक सुनते जाएं, 2-4 मिनट की बात हो जाएगी हमारी। सवाल नंबर 5 मेरा पसंदीदा सवाल, फिर से डॉट जुमले पे गौर कीजिएगा। कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड क्या है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। कहते हैं कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसके लिए लीनियर मोमेंटम L और P का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। यार ये देखो बच्चों, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो बताया हुआ है कि जो P की डायरेक्शन है दैट इज जस्ट 1 मिनट, जो P की डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है बाहर की तरफ। तो भाईजान ये बाहर की तरफ, P आगे की तरफ, देखो ये इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा LP cos ऑफ 90 डॉट प्रोडक्ट बोले तो cos 90 0। सो पॉइंट समझ में आया। जरूश, शाबाश बख्तावर, जरूश ये पॉइंट समझ में आया आपको। आई गेस यू आर न्यू टू, आप भी न्यू है। आपने कितने लेक्चर ले ली जरा मुझे बताइएगा। लेकिन जी अब आप आंखें बंद कर लें क्योंकि मैं कैमरा बदलने लगा मेरा मतलब से कैमरा बदलिएगा। ओके जी बच्चों, आई एम बैक वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट। ओके मैं भी रिपीट कर देता हूँ जी। yes FLP has been uploaded। मैंने नहीं किया, मेरी टीम ने किया, बट इट हैज़ बीन अपलोडेड। यू कैन गो देयर एंड यू कैन गेट इट आउट। आप ले सकते चैप्टर 5 से। ओके जरूर आपको चैप्टर 5 अगर समझ में आया तो दैट्स गुड, क्योंकि उसी के टच था। इट्स आई गेस योर फर्स्ट कमेंट। मैंने भी आपको कमेंट देखा बिकॉज योर नेम इज़ न्यू टू मी, आई हैव नॉट सीन योर नेम।
क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी शहजादे ने कहा क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट करते भाईजान। क्वेश्चन नंबर 4 में मैन का मास गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है और पूछा हुआ उस मैन पे फोर्स कितनी लग रही, तो वो नेट फोर्स है। वो क्वेश्चन इस तरह का बनाया गया कि एलिवेटर में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कि हमें लगे कि हाँ वो अपेरेंट वेट पूछ रहा है। वो अपेरेंट वेट नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ फोर्स, नेट फोर्स पूछ रहा है। तो भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, मैस इज गिवन, एक्सेलरेशन गिवन, मैस 100, एक्सेलरेशन 4 इंटू 100 400 न्यूटन आएगी। ऑप्शन में 490 लिखा हुआ, 400 नहीं लिखा हुआ, सो ऑप्शन वाज रॉन्ग, दैट इज माय मिस्टेक, प्योरली माय मिस्टेक। सो आप 490 अगर लगा देते तो तब भी ठीक था, अदरवाइज 490 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 6 देखिएगा, थोड़ा ऊंचा बोलूं, ऊंचा ही बोलूं मैं, आपकी वॉइस ना कम हो, मैं देखता हूं। हाँ भाई वॉइस तो सच्ची सही है ना, ओके मैं तो फुल ऊंचा बोल रहा हूँ। अब उम्मीद है कि आपको ऊंचे का इशू नहीं होगा। भाईजान क्वेश्चन नंबर 6 है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज वी। What is the escape velocity from a planet whose mass and radius are double? So भाई देखिएगा, escape velocity का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, VE is equals to √2gm over r। जब मास भी डबल कर देंगे तो ऊपर m के साथ भी 2 लग गया और नीचे रेडियस के साथ भी 2 लग गया, कट गया, तो escape velocity वही आ गई। सो याद रखिएगा दोनों को डबल कर देंगे, मास को डबल करूंगा, 2 नीचे रेडियस को डबल करूंगा, 2 नीचे कट गया, escape velocity will remain same। सवाल नंबर 7 पे चलता हूं। अगर आपको FLP नहीं मिल रहा तो आप अपने लाइव वाले पेज पे जाके स्टिल यू कैन फाइंड द FLP फ्रॉम देयर, वहां कहीं पे क्लिक करते हैं वो FLP सामने आ जाता है, मैंने भी वही खोला हुआ है। सवाल नंबर 7 है यार, द डायरेक्शन ऑफ, यस सवाल नंबर 7 बड़ा अहम है। द डायरेक्शन ऑफ, मैं आपको भी बताता हूँ कि कहां से आपने खोला, एक बार मेरे पास कोई अटेंडेंट आ जाए जरा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द R क्रॉस P इज, R क्रॉस P की डायरेक्शन कहां पे होगी जनाब? L इज इक्वल टू R क्रॉस P की डायरेक्शन कहां पे होगी? मैंने चैप्टर नंबर 2 आपको तो नहीं पढ़ा, आप MD कैट वाले, लेकिन आप लोग को इतना पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आपने जैसे राइट हैंड रूल में पढ़ा हुआ है कि भाई अगर ये B है ये A है तो A क्रॉस B की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ। इसी तरह R क्रॉस P की डायरेक्शन R और P दोनों के परपेंडिकुलर होगी। सो ऑप्शन देखिए, in the direction of R, no. In the direction of P, no. Parallel to R cross P, no. Perpendicular to R cross P, yes. तो आगे चलते हैं। A body falling freely is in the state of, by body free fall करे तो that is in the state of weightlessness, ठीक है। Microwaves are used in communication satellite because these waves, भाई microwaves communication satellite में क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? इनकी डायफ्रैक्शन होती है, स्कैटरिंग नहीं होती, बिखरती नहीं है। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन अ नैरो बीम और हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में से आराम से पास कर जाती हैं। ये तीनों पॉइंट्स इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 16 में, चैप्टर नंबर ऑल्टरनेटिंग करंट में। लास्ट टॉपिक AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में माइक्रोवेव्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपसे वहां पे शेयर करूंगा, एक्सवेव्स की प्रॉपर्टीज शेयर करूंगा, तो वहां पे बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए ये बात ध्यान में रख लें कि क्योंकि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्कैटरिंग कम है और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर से आराम से गुजर जाती हैं क्योंकि स्कैटर नहीं करती, बिखरती नहीं है। ऑल शाबाश, हाँ जी, क्लिक ऑन लाइव देन क्लिक FLP इन 3 इन टाइम टेबल। नहीं जी, कश्यप ने बता दिया जी, कश्यप थैंक यू सो मच। अली होप सो कि आपकी प्रॉब्लम क्लियर होगी, अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती तो मैं फिर भी बता देता हूँ। गो ऑन लाइव, टाइम टेबल में FLP 3 पे क्लिक करें, आपके सामने शो हो जाएगा। अ वुमन ऑफ 50 किलोग्राम mass is standing in an elevator. Suddenly the cable of elevator breaks and the elevator begins to fall freely. The force exerted by the floor of elevator on the woman is भाईजान 0, क्योंकि free fall है, weightlessness, everything is weightless. The ये apartment weight लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये apparent weight है। The apparent weight of person of mass m in the elevator is 2 mg. The elevator is moving, बड़ा आसान सा सवाल है। तो भाईजान देखिएगा यहां पे कहता है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि जो रियल वेट है दैट इज इक्वल टू mg होता है, वो mg होता है, लेकिन इस बंदे का जो अपेरेंट वेट है वो 2 mg की इक्वल है, यानी अपेरेंट वेट रियल वेट से बढ़ गया। तो ये कब बढ़ता है? जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई, ये अपवर्ड मोशन की डायरेक्शन है। मैं यहां पे करवाने की कोशिश करता हूं। अपवर्ड मोशन की इक्वेशन है T इज इक्वल टू, याद होनी चाहिए, mg प्लस a।
अपवर्ड अपेरेंट वेट इज 2mg इज इक्वल टू mg प्लस a, m काट दिया m से, m काट दिया m से, 2g इज इक्वल टू g प्लस a, a इधर रहेगा, g उधर जाके माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू g, यानी कि अपवर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g, बॉडी इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g। हाय शाबाश। अच्छा जी, ये हो गए 11 सवाल। अब मैं 11 सवाल पे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और मुझे अभी बताएं कि आपके कितने सवालात गलत थे यहां तक, और यहां तक चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई, कि मुश्किल लगी, बोंगी लगी। मुझे बोंगी की डेफिनेशन नहीं पता, बोंगी किस सेंस में कह रहे। इफ यू आर सेइंग बोंगी इज इजी, तो फिर तो मैं इतनी बड़ी अच्छी बात है। इफ यू सेइंग बोंगी इज डिफिकल्ट, तो मेरा ख्याल है कि आप चीजें क्लियर होंगी। जरा मुझे आप बताएं, फिर आगे चलूंगा। शाबाश फिरासत, सही हो गए, एक गलत, आयशा के 2 गलत, हबीबा का भी 1 गलत। चलें जी, द एवरेज इज गुड, बट मजा है कि एक भी गलत ना हो। मुनीब आपने मुझे बताना 2-4 गलत क्यों है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने पेज चेंज किया है, मुझे कोई कमेंट नजर नहीं आएगा। अच्छा, फिर सवाल नंबर 12 है जी, इन एन इनकम्प्रेसिबल, अच्छा सवाल है, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, ये वाला नहीं, मैं कुछ और समझा था, आगे सवाल आ गया अगर वो, अच्छा उस पर उस पर करूंगा, अभी गलती से पहले एडवांस में हो गई। एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड स्टेडीली flows through a cylindrical pipe which has the radius 2r at a point A and radius r at a point B farther along flow direction. If the velocity at point A is v, then the velocity at point will be। यार देखो, इतना आसान सा सवाल है, बगैर सोल्यूशन के तुम्हारे दिन में इसका जवाब आना चाहिए, लेकिन फिर भी अखलाकी तौर पे इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। ऑल्दो के सोल्यूशन के बगैर, इसका जवाब किए बगैर, सॉल्व किए बगैर, दिमाग में इसका सॉल्यूशन करो, सॉल्व करो। कहते कि एक पाइप है, एक जगह पे उसका रेडियस ज्यादा है, एक जगह पे उसका रेडियस कम है। भाई जिधर रेडियस ज्यादा है वहां पे रेडियस है 2r, वहां पे वेलोसिटी है v, और जहां पे रेडियस कम हो गया वहां पे रेडियस है r, वहां पे v डैश क्या होगी। अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है भजन यहां पे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब मेरे पास यहाँ पे v है, वहां पे v डैश है, यहाँ पे r डैश है, वहां पे r है, तो भाईजान यहाँ पे a1 को कन्वर्ट करता हूँ पाए r डैश इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, पाए r स्क्वायर, यहाँ पे v आ गया, पाए पाए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे v डैश कैलकुलेट करना है, ओके यहां पे v डैश कर लो, यहां पे v कैलकुलेट करना है। सो भाईजान r डैश किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है, इसका स्क्वायर ले लो, इज इक्वल टू पाए r स्क्वायर v, यहां पे v डैश आ गया, पाए पाए से गया, पाए तो पहले पाए से चला गया था, लिखने की जरूरत नहीं दोबारा, यहां पे आ जाएगा 4r स्क्वायर v डैश इज इक्वल टू r स्क्वायर v, r स्क्वायर r स्क्वायर गया, सो 4v डैश इज इक्वल टू v। तो भाईजान ये पुरानी वाली वेलोसिटी का 4 गुना हो गई, सो वेलोसिटी इज 4, वहां पे 4v है, तो आप सिंपल 4v लिख देंगे। शाबाश, ठीक है। सो ये आप बगैर सॉल्व किए भी कर सकते थे अपने दिमाग के अंदर, जस्ट डू इट इन योर हेड। आगे चलते हैं भाई। वैसे अगर आपने एक दफा पहले सारा टेस्ट कर लिया हो ना, तो बाद में करने में आप कुछ दोबारा सोचना नहीं पड़ता, जल्दी जल्दी में ऑप्शन लगा देते हो। खैर, स्पीड ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम 0.2 मीटर्स पर सेकंड टू 0.3 मीटर्स पर सेकंड थ्रू हॉरिजॉन्टल बाय, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक कीवर्ड है, व्हेन इट पास थ्रू द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फाइंड pa माइनस बी। कहते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल है ना पाई, तो इसमें बर्नौलीज इक्वेशन क्या बन जाएगी, pa प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर। अब रो जी एच नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों तरफ एच जब आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पाइप है, हाइट का डिफरेंस नहीं है, हो जाएगा पी बी माइनस 1/2 रो वी बी का स्क्वायर। सो बाइजन पी ए माइनस पी बी कैलकुलेट करना, ये हो जाएगा ये इस तरफ आगे पी पी बी माइनस पी करना है, पी ए माइनस पी बी कैलकुलेट करना है, तो ये उस तरफ चला जाएगा 1/2 रो वी बी स्क्वायर माइनस 1/2 रो वी ए स्क्वायर। बाइजन ये कैलकुलेट करना है, 1/2 रो कॉमन ले लें, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1/2 रो इज 1000
डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, वी बी कितना जी, वी बी है हमारे पास 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, इससे कट गया 500 आ गया, 0.3 का स्क्वायर 0.09 माइनस 0.04 0.05 आ गया, मल्टीप्लाई किया 500 मल्टीप्लाई 0.05, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 25 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और जबरदस्त, शाबाश, इवेंचुअली रिलेशन लगेगा, कश्यप शाबाश। आगे चलूं, अच्छा उसके बाद आगे चलें। A pipe of cross sectional area A and length is L attached to the main source of water flow rate is 5 meters per second, 5 meter cube per second. The length of the pipe becomes L by 2, then the flow rate will be, भाईजान flow rate will remain same, flow rate will remain constant। पहले बताया था flow rate will never change, ऊपर 5 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो नीचे भी 5 मीटर क्यूब पर सेकंड ही रहेगी, बिकॉज द फ्लूइड इज आइडियल। ना 0.05 इंटू 500 250 नहीं आता, वो 0.5 हो, अगर 0.5 इंटू 500 हो जो 250 आता है, 0.05 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा 25 ही आएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल है जी, ये सवाल अच्छा था, ये सवाल मुझे अच्छा लगा, वो जो पहले कर दिया था वो सवाल के लिए कर दिया था एडवांस में। ये सवाल जरा देखिएगा, क्वेश्चन है, कहता है व्हील ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1 मीटर और रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, व्हाट विल बी द टेंजेंशियल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इफ इट रोल डाउन टू कंप्लीट द 3 रेवोल्यूशन। कहानी कुछ ऐसे है कि आपके पास एक प्लेन सरफेस पे एक व्हील पड़ा हुआ है, एक पहिया पड़ा हुआ है कुछ ऐसे, इसका रेडियस है 1 मीटर, व्हेन इट इज रोलिंग, ये घूम रहे, तो आफ्टर 3 रेवोल्यूशंस, 3 चक्रों के बाद इसने ये फासला टेंजेंशियल डिस्टेंस यानी जमीन पर कितना फासला तय किया होगा। भाईजान देखें, अगर तो इस वक्त इसका ये पॉइंट जमीन पर टच कर रहा है, एक चक्कर मुकम्मल करने का मतलब है घूम के वापस ये पॉइंट जमीन पे आएगा, तो इसने कितना फासला तय किया, एक चक्कर में कितना फासला होता है सर्कल का, सर्कमफेरेंस 1 रेवोल्यूशन में कितना फासला होगा, सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r, 3 रेवोल्यूशन में कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, 6 पाई r, 6 r इज 1, 6 पाई क्या 3.14, 18 अप्रोक्सीमेटली जवाब होगा, ये 18 से थोड़ा सा ऊपर, 6.3 ना, 9.4 ना, 14.1 ना, 18.8 यस, हाँ ठीक है। जरूर क्या चीज नहीं हुई क्लियर मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर करूं फिर आगे चलूंगा। आई एम हेयर स्टैंडिंग, विच क्वेश्चन, शाबाश आनिया बख्तावर अली साहब, मुंडा को जवाब ही नहीं देंदा यार, तुसी पढ़ते पढ़ते कोई नहीं। जॉन आर कहां गया बेटी, R1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई होके ना लिखो कोई बात नहीं। MCQs नंबर 14 राइट, चलिए समझाता हूं, जरूर देखें, जरूर उसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा। अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड लेंथ L इज अटैच्ड टू द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज फ्लोन, इट्स फ्लो रेट इज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कहते हैं पानी फ्लो कर रहा है कितने वॉल्यूम पे, 5 मीटर क्यूब्स पर सेकंड। कहता है इफ लेंथ ऑफ द पाइप बिकम्स L by 2 इट्स फ्लो रेट विल बिकम, देखें फ्लो रेट क्या होती है बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। सो भाईजान वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है, और वैसे भी वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट किस रिस्पेक्ट से है, एरिया और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से। भाईजान पहले पाइप इतना लंबा था, पानी यहां से बाहर निकल रहा था 5 मीटर क्यूब पर सेकंड में, अब पाइप काट के आधा कर दिया, भाई आधे पाइप से पाइप के पानी खा जाता है, उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना लंबे पाइप से निकल रहा था, 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, एक सेकंड में 5 मीटर क्यूब निकलेगा। पॉइंट समझ में आता है। सो वॉल्यूम फ्लो रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पाइप, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया एंड वेलोसिटी, क्योंकि बताया था एरिया बढ़ाता हूं तो वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी एरिया कम करता हूं वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो वो इन पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम फ्लो रेट किसी पे डिपेंड नहीं करता, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। पॉइंट समझ में आती है। आपका नाम क्या था?
आपका नाम जरुश, और समझ में आ गया। आमना थैंक्स, यू वेलकम। सर जवाब दें तो आप कहते हैं सेटिंग। हसनैन यकीन करें बहुत फिटे मुंह आपका। हसनैन यार भाईजान मेरी बात सुने, मेरा मतलब ये नहीं था, वो जो मैं जिस बात पे कहता हूँ ना वो बात आप भी समझते हैं, वो बात आप समझते हैं, बखूबी समझते हैं मेरी जान। मैं देखिए सवाल के जवाब तो ज़रूर देना, सवाल का जवाब देना तो बनता है, वो दूसरे जवाब मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, मैं इग्नोर कर रहा होता हूँ। खैर अब तो खैर बंद ही हो गए हैं, अब तो बच्चे अच्छे हो गए हैं, सवर गए हैं, मेरी बात मान ली है, वो लगे होते चले मैं इनबॉक्स में बात करूँगा आपसे। मैं उस तरह की बातें करने से मना करता हूँ, वो बातें अच्छी नहीं होती। तो आंसर देने का फ़ायदा, राइट आंसर तो सबको पता है सर, गिन तो नहीं, सर जिन तो नहीं समझ आया वो समझ लें, इसलिए हम कमेंट्स नहीं करते ताकि बाकी समझ आया। मुनीब क्या बात है, देखा ना मुनीब ने कितनी अच्छी पढ़ी लिखी बात की है। रेस्ट इन पीस तैयबा। अच्छा रिप क्या तैयबा, मैं भी सोच रही हूँ कि यार रिप क्या है। चलिए जी रिप पता लग गया। लो भाई आगे चलते हैं, फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 16। यार ये मैं नहीं करवाऊंगा, कतई तौर पे नहीं करवाऊंगा, बड़ा फजूल सा आसान ये है बोंगा क्वेश्चन असल में। द 1000 kilograms car moving with the speed of 144 km/h around a curve of 100 meter radius find the necessary centripetal acceleration। भाईजान सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है a is equal to v square over r, v given है 144 km/h, तो km/h बोले तो 1000 ऊपर 3600 नीचे, आहा स्क्वायर लिया नीचे आ गया 100। जस्ट सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर। आई एम नॉट गोना सॉल्व इट दिस क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज। तो आगे चलते हैं। रायता एंड पकौड़े हैं, अब्दुल हादी रायता एंड पकौड़े हैं, ये कोई ऊपर बात चल रही होगी, मैंने बात मिस कर दी। क्या बात चल रही है यार? मूव ऑन सर, इंशाल्लाह आई विल मूव ऑन। ये तुम्हें क्या रायता सर, और तुम्हारे मैं रायतन पकौड़े पे परेशान हो गए, मतलब ये बात बीच में कैसे आ गई? सो भाई आगे चलो, अगला सवाल है सवाल नंबर 17। ये सवाल भी अच्छा है, इस सवाल का जवाब सबने देना। कहता है इफ अ डिस्क हुप एंड सफेयर, तीन चीजें डिस्क है, हुप है और सफेयर, हैविंग सेम मास आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, इंक्लाइन से नीचे फेंकी गई, which will have more kinetic energy at the bottom, बाजू नीचे पहुंचते हुए किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ठीक हो गया। हाँ भी बताओ भाई इसका मतलब क्या है? मतलब मेरे भी दिमाग में मतलब घुस गया। इसका सोल्यूशन क्या है? सो यू हैव गॉट थ्री थिंग्स, डिस्क, हुप एंड सफेयर रोलिंग डाउन द हिल which will have the greater velocity at the bottom. सफेयर, why सफेयर? बिकॉज मैंने बचपन में आप लोगों को बताया था छोटे होते कि भाई आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, जितना ज्यादा आई उतना कम ओमेगा, हमें चाहिए ओमेगा ज्यादा क्योंकि नीचे वही पहले पहुंचेगा जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो। सो भाई जितना कम आई उतना ज्यादा ओमेगा। आई फॉर डिस्क इज हाफ एम आर स्क्वायर, आई फॉर हुप इज एम आर स्क्वायर, I for सफेयर is 2/5 mr स्क्वायर। तो भाईजान सफेयर का सबसे कम लिहाजा सफेयर की एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा। फरासत शाबाश, रुखैमा शाबाश, जरुश शाबाश, अदीबा शाबाश, ईजा शाबाश, दानिया आमना अनीसा बख्तावर तैयबा फरासत तैयबा, फिर सब कुछ शाबाश। फिर उसके बाद which of the following is not directed along the axis of rotation? भाईजान एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कौन सी चीज नहीं होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, एंगुलर मोमेंटम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एंगुलर एक्सेलरेशन राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ये अलॉन्ग रेडियस होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो अलॉन्ग द रेडियस होती है, इसलिए मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जो बच्चे बाद में सुन रहे कान खोल के सुन ले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अगला ओह अब देखो ना साजिद को हल्का हल्का सा वो कुछ छोड़ दो, मैं कुछ कहने लगा था। ओह मेरा रिलेशन गलत, ओह फटे मुंह
अगला है जी, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जरा गौर से सुनिएगा, सो तो क्या सुनिएगा। कहता है इफ फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट देन द आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन द सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड बाय। फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं भाई? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर, ये फॉर्मूला हमारे पास। कहता है फ्रीक्वेंसी केप्ट कांस्टेंट, तो जी को बढ़ाना है तो भाई जी का फॉर्मूला निकालो। जी का फॉर्मूला क्या निकलेगा? स्क्वायर ले लो, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर जी ओवर आर। जी किसके इक्वल आ जाएगा? एफ स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर। अब जी बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, तो आर को रेडियस ऑफ सैटेलाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो भाईजान कैसे होगा? इंक्रीज द रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ठीक हो गया सर? इसका मतलब कमेंट नहीं, कमेंट करें, क्यों ना करें यार, कमेंट तो करें आप। देखिए इसका मतलब मैं भी बात ना करें, मैं भी बात करें, यही तो मोहब्बत है। आयशा कहती है सर एक्स्ट्रा शार्प हैं आप। मैं कहां से शार्प हूं? इंक्रीज इन रेडियस जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, शाबाश फरासत, क्लियर। अगला सवाल, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ, बताया था गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, बाकी लिक्विड्स की कम होती है। सो ऑप्शन ए है बोथ गैसेस एंड लिक्विड इंक्रीज, ना। बोथ गैस एंड लिक्विड डिक्रीज, ना। गैस इंक्रीज लिक्विड डिक्रीज, यस। सो सवाल नंबर 21 है इफ स्मॉल स्फीयर लेट फॉल। यार ये सवाल बड़ा अच्छा है, ये सवाल जरा गौर से देखना। सवाल नंबर 21 यस, गौर से सुनिएगा। If a small sphere is let fall freely in a large quantity of still liquid of density smaller than the density of sphere, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले सवाल समझिए। कहता है एक स्मॉल स्फीयर है, वो एक बहुत बड़े टैंक में गिर रहा है, जिस टैंक में स्टिल लिक्विड पड़ा हुआ है, ऐसा लिक्विड जो मूव नहीं कर रहा, और उस लिक्विड की डेंसिटी उस स्फीयर से कम है, यानी कि उसमें स्फीयर गिर सकता है। तो क्या ये केस हवा में गिरने वाले स्फीयर के इक्विवेलेंट नहीं है? हवा में तो एक फ्लूइड है ना, तो हम कह सकते हैं कि जब हवा में स्फीयर गिरता है तो हवा भी एक स्टिल लिक्विड है, स्टिल फ्लूइड है, जिसकी डेंसिटी कम है स्फीयर से, उसमें बॉल गिरता है। तो उसमें क्या होता है? हवा में जब एक स्फीयर नीचे गिरना शुरू होता है, शुरू में उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि शुरू में मैंने क्या बताया था, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी लग रही है। उसकी वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ती है, फिर एक पॉइंट आता है ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ती। सो वेलोसिटी का ग्राफ भी मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी का ग्राफ भी कुछ ऐसे होता है, फर्स्ट इंक्रीज देन रीच टू अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज वीटी टर्मिनल वेलोसिटी। तो भाईजान इसकी ऑप्शंस देखिएगा। एट फर्स्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस बट सून अप्रोचेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ऑप्शन ए, एट फर्स्ट फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ना 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 ना, शुरू में कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, शुरू में वेलोसिटी बढ़ रही होती है। मैंने कहा था कि जब ड्रॉपलेट गिरना शुरू होगा ना, तो शुरू में ड्रैग फोर्स है मगर बहुत कम है, शुरू में वेट ज्यादा है। ड्रैग फोर्स क्यों कम है? बिकॉज ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। शुरू में क्योंकि वेलोसिटी कम होती है, ड्रैग फोर्स कम होती है। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। बॉडी नीचे गिरना शुरू होती है, इसकी एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाती है, एक पॉइंट आता है ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट, नाउ बॉडी मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, सो भाई देखिएगा यहां पे, सपोज कीजिए कि ये स्फीयर नीचे गिरना शुरू हुआ, स्फीयर पे वेट की फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा है, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स भी लग रही है जिसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। जब ये गिरना शुरू होता है उस वक्त ड्रैग फोर्स इंतहाई कम होती है, क्योंकि ड्रैग फोर्स की वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी। क्योंकि जब गिरना शुरू होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है बहुत ज्यादा। आपने पढ़ा हुआ कि जब बॉडी गिरना शुरू होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। सो एन गिरने के लम्हे इसकी ड्रैग फोर्स भी 0 होगी, क्योंकि अगर आप यहां 0 पुट करें ड्रैग फोर्स 0, लेकिन जैसे ही गिरना शुरू होता है इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है। जुमले पे गौर करें, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है, बिकॉज व्हेनेवर द बॉडी स्टार्ट्स टू फॉल डाउन उसके वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है। ये आप जानते हैं क्यों बढ़ना शुरू होती है, उसकी वजह यह है कि शुरू में
इस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, बिकॉज दिस बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, क्योंकि ये बॉडी फ्री फॉल कर रही है। सो भाई इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी में इजाफा आता है, और वेलोसिटी में इजाफा आने की वजह से इसकी ड्रैग फोर्स में इजाफा आता है। ड्रैग फोर्स जनाब ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे दिस ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट। ड्रैग फोर्स वेट की इक्वल हो जाती है। जब भाईजान ड्रैग फोर्स वेट की इक्वल हो जाए तो बताया था कि नेट फोर्स जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन जब फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। तो भाई वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई। कब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुई? शुरू में इंक्रीज होने के बाद। सो वेलोसिटी विल फर्स्ट इंक्रीज, then will reach to a maximum value, then become constant। पहले वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंचेगी, उस कांस्टेंट वैल्यू को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वो कांस्टेंट वैल्यू कब आती है? जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाए। क्यों भाई बताओ, पॉइंट समझ में आया? फिर आगे चलूंगा, ये पॉइंट अब बताओ क्लियर हुआ? आमना, मुनीब, अरीबा, ठीक है। अरीबा गॉट इट, ओके। रबिया क्लियर। वो मेरे शहजादे कितने जिनको समझ नहीं था आया। आमना भी हो गया। मुनीब आप भी बताएं। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। अगला सवाल है जी, विद द इंक्रीज इन प्रेशर द विस्कोसिटी ऑफ, बताया था गैसेस के केस में विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट होती है। गैसेस के केस में विस्कोसिटी का कोई ताल्लुक प्रेशर के साथ नहीं है। तो पहले भी लिख लीजिएगा, पहले भी लिखवाया हुआ है गैसेस और लिक्विड्स। सो भाई गैसेस के केस में प्रेशर और विस्कोसिटी दे आर इंडिपेंडेंट, जबकि लिक्विड्स के केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। विस्कोसिटी देखते हैं कोई ऐसी ऑप्शन है कि नहीं है। बोथ गैस एंड लिक्विड डिक्रीज ना, बोथ गैस एंड लिक्विड इंक्रीज ना, बोथ गैस ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लिक्विड इंक्रीज। सो भाई ये सी ऑप्शन बनती है, ठीक है। लग पता, अब उसकी वजह ये है दानिया बेटा, जस्ट डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन एंड वुमन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज पॉसिबल। फिर सवाल है 23वां, अनदर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन, कहता है एक मोटर है दैट ऑपरेट्स एट 20 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी दे दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी दे दी हुई है, और टॉर्क दिया हुआ है 75 न्यूटन मीटर। इसकी पावर पूछी हुई है। हाय हाय हाय, क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तवज्जो के साथ सुनना, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी सर्कुलर पावर पूछी जा रही है। वैसे पावर क्या होती है? पावर आप लोग जानती हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। भाई क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इस फोर्स को, इस फॉर्मूला को सर्कुलर मोशन के लिए कन्वर्ट कर दो। फॉर सर्कुलर मोशन ये फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला विल बिकम पावर इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन में फोर्स क्या बन जाती है? टॉर्क। वी क्या बन जाता है? ओमेगा। तो भाई टॉर्क कितने? 75, ओमेगा कितने? 20 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। सो भाई एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। 75 20 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, सो इट वुड बी अ वेरी बिगर नंबर। ये होगा 75 ज़रबे 40 पाई। सो भाईजान ऑप्शंस बनती हैं हमारा हर अनफेवरेट आपका ऑल
अली भाई अगर आप ये समझ रहे हैं कि एमडी कैट ऑनलाइन होगा और आप किसी की हेल्प ले लेंगे, इंटरनेट से कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो अपने सेंटर बुला के ऑनलाइन करवाते, घर बिठा के ऑनलाइन नहीं करवाते। रेवोल्यूशन वाली वेलोसिटी आई हेट। नो अली भाई, नेवर। हमारा हर नो टॉर्क डॉट एंगुलर वेलोसिटी। शाबाश वीबा, गुड, शाबाश। सर जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी भाई जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब बॉडी को गर्म करना शुरू करते हैं तो लिक्विड्स थिन होना शुरू हो जाते हैं, पतले होना शुरू हो जाते हैं, विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, नेवर एवर। ये मुनीम का कमेंट था भाईजान। हो सकता है वैसे इस बार ऑनलाइन हो जाए। जो नो 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 कह रहे हैं इनकी इतला के लिए अर्ज है, हो सकता है इस बार ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन का तरीका वैसे ही होता है कि आपको 2-3 सफ़े दे दिए जाते हैं खाली कागज़ के, जिसमें आपने प्रैक्टिस करनी होती है, रेफर करना होता है। जैसे आपको यहाँ पे होता है, यहाँ पे कैंपस पे होता है, एग्जैक्टली वैसे ही आपका वहाँ पे होगा। आपके हाथ में एक माउस होगा, सामने स्क्रीन होगी, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, राइट स्टेटमेंट में जाके क्लिक करेंगे, एज इट इज, जिस तरह का आप यहाँ पे पेपर देते हैं वैसा ही वहाँ भी होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नेवर एवर अली। मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, शायद पॉसिबल है। सो भाई इसकी करेक्ट ऑप्शन थी डी। सवाल नंबर 24, बस ये 3-4 सवाल करें, खत्म करें आज का लेक्चर। ये सवाल नंबर याद, ये 24 अगेन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इस पर जरा तवज्जो कीजिएगा। इंपॉर्टेंट कैंसर है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैंसिल मेरे दिमाग में सर कह रहे हैं नहीं होना ऑनलाइन, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन होने के चांसेस हैं। हाँ क्या बात है नबी बेटी, वहां पे आप उनके सेंटर में बैठे होंगे, वहां पे इन्विजिलेटर्स वैसे ही होंगे जैसे आमतौर पे होते हैं, मगर जरा फासले से होंगे। यू कैन नॉट यूज द कैलकुलेटर देयर। आप बिहाड़ी की है, कोई नहीं, हमने वैसे पढ़ने भी तो जाना। हाँ जी जाने ऐसे ही। तो भाई अब अगला सवाल जरा गौर से सुनना। The length of the second hand of the watch is 2 centimeter. The velocity vector of the tip of the second hand in centimeters per second. कहता कि घड़ी है सर्कल में मूव कर रही। यार ये सवाल बड़ा ही मजे का यार, ये सवाल यकीन करें बड़ा मजे का, बस थोड़ी तवज्जो के साथ आपने जरा सुनना है। ये सवाल 2 तरह से पूछा जाता है। कहते हैं ये घड़ी है, इस घड़ी का ये सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाला हाथ है, इसकी लेंथ जो है तकरीबन 2 सेंटीमीटर है, और इसकी टिप जब घूमती है तो उसकी वेलोसिटी बताए v। एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, ये लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है। सो भाई लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तुम्हें चाहिए पहले ओमेगा, ओमेगा मैं बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। r कितना है भाई 2, ओमेगा कितना है भाई, पूरा एक चक्कर 2 पाई कितनी देर में कन्वर्ट कंप्लीट करता है, 60 सेकंड में, डिवाइडेड बाय 60। काट दो, ये बन जाएगा, फिर काट दो, पाई बाय 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ जरा, ये पहले पॉइंट समझ में आया, फिर उसके बाद ये सवाल दूसरी तरह कैसे पूछा जाता है मैं आपको वो बताऊंगा। ये पॉइंट बताओ तैयबा, पॉइंट समझ में आया? गलत जवाब, वो आपने वेलोसिटी एंगुलर बताई है, ये सवाल लीनियर वेलोसिटी का था। शाबाश निशा, शाबाश 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 शाबाश। लो भाई अब सवाल में जरा बदलने लगा हूं, सवाल में बदलने लगा हूं कैसे, आय हाय हाय हाय, ये सवाल जरा समझना अब दोबारा, जो मैं नए तरीके से यही सवाल पूछने लगा हूं। सवाल की स्टेटमेंट जरा गौर से सुनिएगा। फरासत क्या नहीं समझ में आया? सवाल ये था कि एक घड़ी है, उसमें जो सेकंड वाली सुई है उसकी पूरी लेंथ 2 सेंटीमीटर है,
उसकी टिप जब घूमेगी तो टिप की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, v चाहिए आपको, यू नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा मैंने कैलकुलेट करना सिखाया हुआ आप लोगों को, ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, या ओमेगा होता क्या है यार, ये देखिएगा आर थीटा बाय टी, ये पूरा चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करता है, 2 पाई कितनी देर में मुकम्मल करता है, 60 सेकंड्स में, 60 सेकंड्स, पूरे चक्कर का एंगल और पूरे चक्कर का टाइम कट गया। यहां पे r की बजाय 2 लिख दिया क्योंकि टिप की वेलोसिटी पूछ रहा है, रेडियस r 2 है, तो भाई ये ऊपर नीचे 30 आ गया, फिर कट गया, नीचे 15 आ गया, पाई बाय 15। फरासत समझ में आया। अब्दुल हादी पॉइंट समझ में आया। अब्दुल हादी इंज करेंगे तो नहीं होनी तेरी शादी। ठीक हो गया फरासत, शाबाश शाबाश जॉन। लो भाई, फिर यही सवाल किस तरह से पूछा जाता है, जरा ये पॉइंट देखिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट। मैं तलाब की बात का जवाब एंड पे देता हूं, सिर्फ ये मुझे सवाल समझा लेने दें। जरा देखिएगा, सवाल कुछ इस तरह से है, सपोज कर लें कि ये वही है, ये क्या बन गया, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक वही क्लॉक है, उस क्लॉक में यू हैव गॉट वंस अगेन द सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। यार ये सवाल सुनना बड़े गौर से, अब सवाल सुनना बड़े गौर से। तो भाईजान जरा तवज्जो रखिएगा। जॉन आपका मोबाइल चाहता है कि आप ना पढ़ें, शैतानी चरखा आपका मोबाइल। आप मोबाइल पे सही से काम किया करें ना, अच्छे काम किया करें, ताकि फिर आपका मोबाइल आपको पढ़ाई में रागिब करे, पढ़ाई की तरफ माइल करे, ठीक है। तो भाई तो देखिएगा, अब सवाल ये है, बस अब सवाल पे गौर करना जरा। कहता है कि ये जो सुई है 2 सेंटीमीटर की है, इसके मिड पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ऑप्शंस दे, जवाब दे। इसके मिड पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी पूछिए क्या होगी। इसका मिड पॉइंट इसी तरह चक्कर में घूम रहा होगा ना, छोटे चक्कर में, तो इसकी मिड पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी वो बताए। आपको उसने पहले टिप की पूछी थी, मिड पॉइंट की क्या होगी। अब्दुल हादी हो रहे ना सोचें, अगर आप अभी काम नहीं करेंगे ना तो आपको घर से, मोहल्ले से, हमसे लानते मिलेंगी। फिलहाल तवज्जो के साथ आपने काम सुनना है, ठीक है। पाई बाय 30, शाबाश बीबा, शाबाश तैयबा, बहुत नेक है। हाँ जी ठीक कह रही हैं अपनी सर, मैं आपसे क्या कहूँ। पाई बाय 30, शाबाश कोमल, गुड गुड गुड। नाउ रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सो भाई यहां पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सेम फॉर्मूला, r इज 1, ओमेगा इज 2 पाई बाय 60। एवरीवन हु गेव द आंसर शाबाश, पाई बाय 30, गुड। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप गलत करेंगे, मगर शाबाश एवरीवन, रबिया, हफ्सा, रिबा, दानिया, एवरीवन हु आंसर्ड, जिसका नाम नहीं ले सका भाई शाबाश। सो लास्ट क्वेश्चन में भी इट इज 4-5 सवाल पढ़े, हद हो गई यार। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर मोमेंटम L कैन बी एक्सप्रेस्ड एज।
इसकी जो पहली ऑप्शन है ना वो थोड़ी सी गलत हो गई, इसकी सी ऑप्शन मुझसे गलत लिखवाई गई। वो ऑप्शन सी ऑप्शन को करेक्ट कर लें, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस आई को यूं भी लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको यूं भी लिख सकते हैं। आई ओमेगा को सेपरेट कर लें और बाद में ओमेगा डाल लें तो ये एल बन जाएगा। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। तैयबा बहुत वो कहते हैं ना कि वो मारिफत वाली बातें कर रही है, माउस के 2 बटन होते हैं। क्या बात है तैयबा, आई सल्यूट यू। अली काम करें, जूती वाली इमोजी। तो भाई ये 26वां सवाल देखिएगा। 26वां सवाल मुझे बहुत पसंद है, मैं हर टेस्ट में इसे मुख्तलिफ अंदाज में इंक्लूड करता हूं और आप हर टेस्ट में अल्लाह के फजल से गलत करते हैं। उम्मीद है कि आपने ठीक किया होगा। कहता है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इन हाफ सर्कल। हाफ सर्कल में भाई ये रेडियस, ये डायमीटर है, तो हाफ सर्कल में कितना होगा? हाफ सर्कल में मतलब ये सेमी सर्कल। कहता है द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। भाई इसका डिस्टेंस क्या होगा? हाफ सर्कल है तो 2 पाई आर कंप्लीट का होता है, हाफ सर्कल का क्या होगा? खाली पाई आर। ये हो गया इसका डिस्टेंस। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाजा आर, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 आर। पॉइंट समझे हो? पाई आर और 2 आर। 25 वाला रिपीट कर दूं। 25 वाला बेटी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला। अब जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हुए वो इसी की शक्लें बदल बदल के लिखे हुए। आप आई एल स्क्वायर ओवर 2i को सॉल्व करो वो भी यही बनेगा। जो हाफ एल ओमेगा उसको सॉल्व करो वो भी यही बनेगा। हाफ एल ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एल ओमेगा स्क्वायर नहीं, इसको सही कर लें। हफ्सा बेटी ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो है ये लिखा हुआ। सो तीनों ये लिखे हुए हैं, तो ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है रबिया, ठीक हुआ? जरूश कौन सा क्वेश्चन? फरासत, आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे साथ लगता है आखिरत में भी जाएगा। भाईजान ये सवाल देखिएगा। हाँ मैं दूंगा, तला मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं दूंगा। कहते हैं बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, हाफ टाइम पीरियड के बाद उसने कितना फासला तय किया होगा? सर्कुलर पाथ ये पूरा हुआ है। चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक बॉडी ने सर्कुलर पाथ में ये मूव किया, एक चक्कर मुकम्मल किया। हाफ सर्कुलर पाथ हाफ टाइम पीरियड के बाद कितना चक्कर होगा? आधा। लाइक दिस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ऐसे ही है। अच्छा जरूर 26 कह रही ना, यही कह रही ना जरूर साहब? हाँ यही कह रही। तो भाई देखिएगा इसमें उसने फासला कितना तय किया? यहां से चलना शुरू किया यहां तक, राइट। सो फासला अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस की इक्वल। अब आधा सर्कल है तो फासला है पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से डिस्प्लेसमेंट कहते हैं चेंज इन पोजीशन को। यहां से यहां आया, पोजीशन यहां से यहां चेंज हो गई। एक ये आर है तो एक ये आर है। सो डिस्प्लेसमेंट है 2 आर, राइट। सर मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, 2 से 3 मिनट और लूंगा। ठीक हो गया सर, सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा और 2 मिनट लूंगा। कुछ नहीं, ठीक है। विस्कोसिटी क्वेश्चन नंबर 27 है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? सॉलिड्स की? ना, निश्चित बिल्कुल नहीं। सॉलिड्स की विस्कोसिटी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी नहीं है। दे डू नॉट स्लाइड ऑन ईच अदर।
लिक्विड्स बिल्कुल है, सॉलिड लिक्विड्स नहीं, लिक्विड एंड गैसेस, तो लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी है। जरूर आप बताइएगा समझ में आया? और किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सो भाई when the fluid passes through the constructed part of pipe, ऑब्वियसली बात है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, छोटे कंस्ट्रक्टेड बोले तो छोटे हिस्से में वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। 29 में देखिएगा कहते हैं द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। वेट क्या होता है? mg, सो g कांस्टेंट है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। बॉडी का मास बढ़ाते जाए उसका वेट बढ़ता जाएगा, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एक ही लाइन है वो c, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन c वाली है, ठीक है। बैटरी चेंज, बस एक सवाल रह गया, उसके बाद बैटरी चेंज कर देंगे। हाँ तारी बैटरी नहीं टाइम कटे है। अच्छा भाई उसके बाद आखिरी सवाल है, द डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोलिंग with angular speed omega on a horizontal plane as shown, the magnitude of angular velocity, angular momentum of the disk is। भाई इसका angular momentum क्या होगा? भाई ये देखिए मैं एक मिनट ज़रा बताता हूं। angular momentum L is equal to I omega, I is disk है 1/2 mr square omega। हेलो पढ़ो जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया। जहरा कहती हैं सवाल नंबर 25 जी। हाँ उसका ताकि इसका लेक्चर भी दोबारा सुनिएगा और इसका ऑल है। मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया, आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आप सारे फॉर्मूला उसको खोलेंगे ना आई ओमेगा स्क्वायर ही बनेगा, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल बनता है। और इसके बाद तलहा मैं आपसे कहूंगा सिर्फ एक बुक को मत फॉलो करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस जहां से मिलते हैं वहां से ले, किप्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, स्टार्स के सॉल्व करें, कैंपस से वर्कशीट्स को सॉल्व करें, टेस्ट को बार बार सॉल्व करें, क्लास टेस्ट को सॉल्व करें, रेड स्पॉट को सॉल्व करें, सॉल्व एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस यू कैन, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वो करें, ठीक है जी। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बजन 4 बजे मेरा माइक ऑन है।